10 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी और 400 मीटर दूर तक टुकड़े गए। जिस भी सोल्जर ने उस टाइम रात में मोबाइल यूज किया, गोली उसी पर चली क्योंकि स्नाइपर लाइट देख के गोली चला रहा था। कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट के पूरे एरिया के नीचे सुरंग बना के रखी थी, लेकिन सत्यपाल मलिक ने वहां पे ये बात फंसा दी कि नहीं, मैंने तो कहा था कि वहां से एयरलिफ्ट कराओ। पुलिस को मैसेज करके कह रहा, हाय जानू। पाकिस्तान के 2 अकाउंट यूज करके 10 लाख रुपए वहीं पे ट्रांसफर कर दिए। जितने भी बॉर्डर क्रॉस करके आए सबके सब 20 केजी से ज्यादा आरडीएक्स स्पीड पे रख के लाए। आदिल वाली वीडियो में तो आदिल सिर्फ मुंह चला रहा था, बाद में पता चला कि पीछे से कोई और बोल रहा था। अंदर से जब ईशा और उमर की इंटीमेट फोटो दिखाई गई तो शाकिर शॉक हो गया और सारी चीजें उगल गई। सैनिक अपनी घर की जमीन के लिए नहीं बॉर्डर पे बंदूक लेके खड़ा है। 31 दिसंबर 1919 को कांधार हाईजैक वाले इंसिडेंट की वजह से इंडिया को मसूद अजहर को अफगानिस्तान के अंदर छोड़ना पड़ा था। अब मसूद अजहर को अफगानिस्तान में तो छोड़ दिया गया था, लेकिन छूटने के 2 महीने बाद यानी मार्च ईयर 2000 में ये पहुंचता है पाकिस्तान के बहावलपुर में। और यहाँ पहुंचने के बाद पाकिस्तान की ISI मसूद अजहर का ग्रैंड वेलकम करती है। एक रैली भी निकाली गई और इस रैली के अंदर खड़े होकर मसूद अजहर ने ऑफिशियली जैश ए मोहम्मद को लॉन्च किया था और कहा था कि यही लोग कश्मीर को इंडिया से अलग करके दिखाएंगे। अब जैश ए मोहम्मद लॉन्च तो हो गई थी और लॉन्च होने के अगले साल तक जैश ए मोहम्मद ने कश्मीरियों को रिक्रूट किया, ISI वगैरह से ट्रेनिंग वगैरह दिलवाई, कई सारे हमले किए और ये जो पार्लियामेंट अटैक वगैरह हुए थे सब इसी साल के अंदर हुए थे। और आगे के जो आने वाले साल थे उसके अंदर भी जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर के अंदर टाइम टू टाइम अपना जो मॉडल था, जो काम करने का तरीका था, उसको चेंज किया। लेकिन जैश ए मोहम्मद की प्रायोरिटी पे एक ही चीज रहती थी, यंग कश्मीरियों को हायर करके ट्रेनिंग करवा के इंडिया में हमला करवाया जाए, क्योंकि उससे मैसेज जाता था कि कश्मीरी जो है वही इंडिया के अगेंस्ट खड़े हैं और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। आने वाले सालों में जैश ए मोहम्मद जो था उसने अपने पैर जो है कश्मीर के अंदर जमा लिए थे। लेकिन इसके बाद ईयर 2015 आते आते एक अलग सी चीज हुई। इससे पहले जो कमांडर वगैरह बनते थे कश्मीर के अंदर वो छुपके रहते थे, लो प्रोफाइल रहते थे। लेकिन इसी टाइम बुरहान मानी ने एक नए स्टाइल से अपनी मिलिटेंसी दिखाई। ये पहला ऐसा मिलिटेंसी था जो छुपने के बजाय सोशल मीडिया पे आके खुलेआम पोस्ट करता था, इंडियन फोर्सेस को चैलेंज करता था, हमला करने से पहले पोस्ट कर देता था और इसी की वजह से बहुत कम टाइम में ये कश्मीर के अंदर फेमस होने लगा था और इसने बहुत कम टाइम में यंग कश्मीरियों को मिलिटेंसी की तरफ ढकेला था। अब जैश ए मोहम्मद को ये बुरहान वाली के काम करने का जो तरीका था ये बहुत ज्यादा सूट किया। लेकिन इससे पहले कि जैश ए मोहम्मद कुछ सोच पाता, 8 जुलाई 2016 को इंडियन फोर्सेस ने बुरहान वाली को मार दिया और इसी की वजह से कश्मीर के अंदर माहौल बहुत खराब हो गया। और यही वो टाइम था जब मसूद अजहर ने डिसाइड किया था कि ये सबसे बेस्ट टाइम है कश्मीर के अंदर और हमले करने की। अब मसूद अजहर जो था वो पाकिस्तान में था और पाकिस्तान के अंदर मसूद अजहर के पास 5 सबसे ट्रस्टी लोग थे, उमर फारूक, उस्मान हैदर, तलहा मसूद, इस्माइल अलवी जिसको लंबू भाई भी कहते हैं और अब्दुल राशिद गाजी। तो ये 5 बंदे मसूद अजहर के बहुत ट्रस्टी थे और इन 5 के अंदर से भी तलहा, उस्मान और उमर जो थे वो मसूद अजहर की फैमिली से ही थे, उसके भतीजे थे। तो जब बुरहान वाली की डेथ हुई तो मसूद अजहर ने इनमें से तलहा मसूद को ईयर 2017 की स्टार्टिंग में पाकिस्तान से कश्मीर भेजा और कश्मीर के साइड डिवीजन का कमांडर बना दिया। तलहा को काम दिया गया था कि इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा यंग कश्मीरियों को जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करवाओ और OGW का जो नेटवर्क है उसको बड़ा करो। देखिए OGW का मतलब है ओवरग्राउंड वर्कर। जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर के अंदर लोकल लोगों का एक नेटवर्क बनाया था। इनमें उन कश्मीरियों को रखा गया था जो सामने से इंडियन फोर्सेस के खिलाफ हथियार नहीं उठाना चाहते, लेकिन कश्मीर के अंदर जो बाकी आतंकी होते थे जो इंडियन फोर्सेस से लड़ते थे उनको शेल्टर देना, इंडियन फोर्सेस की लोकेशन और छोटे छोटे इंटेल देना, लॉजिस्टिक संभालना, सेफ हाउस अरेंज करना, ये सारा काम जो था वो OGW करते थे। तो इस नेटवर्क को जैश ए मोहम्मद अंदर और बढ़ाना चाहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। जब OGW का नेटवर्क स्ट्रांग रहता है हमला करना उतना ही आसान रहता है। और OGW की प्रेफरेंस होती थी कि OGW में लोकल ड्राइवर, लोकल मार्केट की शॉप चलाने वाले ऐसे ही लोगों को हायर किया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को OGW के टास्क कराने बहुत ही आसान हो जाते थे और इनके ऊपर शक भी कम होता है। अब ये सेम ईयर यानी कि ईयर 2017 में एंट्री होती है आदिल धार की, जो इस पूरे पुलवामा अटैक की जड़ है। तो देखिए जम्मू और कश्मीर की पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के काकापुरा एरिया में एक गाँव पड़ता है गुड़ीबांग। यहाँ पे एक स्कूल है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और इसी स्कूल में आदिल दार जो था वो 12th क्लास में पढ़ता था। उस टाइम पे किसी ने नहीं सोचा था कि ये 12th क्लास में पढ़ने वाला लड़का आगे चल के कितना बड़ा हमला करने वाला है।
ये जो स्कूल था यहाँ पे आदिल के साथ साथ उसके दो दोस्त थे, तौसीफ और वसीम। इनमें से तौसीफ जो था ये पूरी तरीके से ब्रेन वॉश था। इसका जो बड़ा भाई भी था वो भी मिलिटेंसी ज्वाइन कर चुका था, लेकिन उसके थोड़े दिन पहले उसको भी इंडियन फोर्सेस ने गोली मार दी। तो तौसीफ जो है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है आदिल और वसीम को इन्फ्लुएंस करने में कि इंडियन आर्मी कितना गलत कर रही है। तो देखिए ये तीनों स्कूल में अपना अपना पढ़ रहे थे और एक दिन क्या होता है कि आदिल जो था वो स्कूल से आ रहा था और गलती से स्टोन पेंडिंग के केस में इंडियन फोर्सेस आदिल को उठा ले जाती है और कुछ दिन तक जेल में रखती है और फिर छोड़ देती है। और इसको उठाने के पीछे कई रीजन और भी थे, क्योंकि जब बुरहान मानी को मारा गया था तो आदिल और इसके जो दो दोस्त थे ये तीनों डेली प्रोटेस्ट करने जाते थे और काकापुरा और लेथपुरा तक पत्थरबाजी करके आते थे। तो और इन्हीं सब चक्करों में कई बार इनको स्टोन पेंडिंग के लिए पकड़ा गया है और फिर जेल में रखा गया और फिर कुछ दिन बाद छोड़ भी दिया गया है। तो ऐसे ही एक दिन आदिल के पैर में गोली मार दी गई थी और गोली लगने के चक्कर में कई महीनों तक इसको बेड रेस्ट हो गया था, हॉस्पिटल चला गया था ये, और इसी चक्कर में इसका स्कूल भी छूट गया था। अब कुछ महीनों बाद आदिल ठीक तो हो जाता है, लेकिन ठीक होने के बाद ये दो चीजें करता है। एक तो ये स्कूल पूरी तरीके से छोड़ देता है और दूसरा अंसर गजवात उल हिंद के टच में आ जाता है। ये भी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ती है और साथ में घर भी चलाना था। तो आदिल क्या करता है, उसका एक पड़ोसी था, उसकी वुड कटिंग की मिल थी जिसके अंदर लकड़ी के बॉक्स बनते थे। तो आदिल यहाँ पे काम करने लगा। तो जब से आदिल अंसर गजवात उल हिंद के लोगों के टच में आया था, इसका पूरा माइंड वॉश हो चुका था। कुछ दिन तक तो ये वुड मिल में काम करता है और फिर एक दिन आदिल जो था जब इस वुड मिल के अंदर काम कर रहा था तो एक इलेक्ट्रिशियन था मुदासिर खान नाम से, आदिल इसके टच में आ जाता है। ये एक्चुअल में जैश ई मोहम्मद का OGW था और यही आदिल को इन्फ्लुएंस करके जैश ई मोहम्मद ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करता है। तो उस टाइम पे अंसर गजवात उल हिंद जो थे उनके पास हथियारों की भी कमी थी और रिसोर्सेज की भी कमी थी। तो आदिल ने इसी वजह से जैश ई मोहम्मद ज्वाइन करी। जब आदिल ने जैश ई मोहम्मद ज्वाइन किया था तो सेम डे मुदासिर ने जैश ई मोहम्मद के कमांडर जो थे उनको बता दिया कि आदिल हमारे मिशन के लिए बहुत काम आ सकता है, ये बहुत ही जुनूनी लड़का है और इसके अंदर इंडियन फोर्सेस के लिए बहुत ही गुस्सा भरा हुआ है। फिर ये सारी चीजें चल रही थी और इसके कुछ दिन बाद यानी 6 नवंबर 2017 को इंडियन फोर्सेस ने तलहा जो था जिसको मसूद अजहर ने भेजा था कमांडर बना के, उसका एनकाउंटर कर देती है। अब देखिए ये जो चीज हुई थी ये मसूद का भतीजा था और मसूद को इसको लेके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। देखिए ये इंसिडेंट जब हुआ था तो इस इंसिडेंट के बीच में मसूद अजहर ने पाकिस्तान में रैली वगैरह भी निकाली थी जिसके अंदर सबके सामने कहा था कि वो इंडियन फोर्सेस से बदला लेके दिखाएगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। और तलहा का बदला लेने के लिए मसूद जो था वो अपने बाकी जो उसके 4 रसी लोग थे उनमें से उस्मान और उमर जो था इनको बुला के कहता है कि अब तलहा के बाद तुम दोनों को कश्मीर में जाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है और बदला लेना है। ये उस्मान और उमर जो थे ये जो कांदार हाईजैक का जो मास्टरमाइंड था इब्राहिम अतर इसी के बेटे थे और ये दोनों भी मसूद के भतीजे थे। इस समय इन्होंने डिसाइड किया था कि पहले उस्मान जाएगा बॉर्डर क्रॉस करके और उसके कुछ दिन बाद उमर जाएगा और बॉर्डर ये लोग जब भी क्रॉस करते थे तो अमावस की रात को ही करते थे। 11 जनवरी 2018 को सबसे पहले उस्मान हीरा नगर सेक्टर से LOC क्रॉस करके कश्मीर पहुंच जाता है और कश्मीर में जाके साउथ कश्मीर वाला जो एरिया था वहाँ का कमांडर बन जाता है। जो उस्मान पहुंचा था इसकी एक खासियत थी, ये बहुत ही अच्छा स्नाइपर था। ये रात में मोबाइल की लाइट के बेसिस पे अपना टारगेट लोकेट कर लेता था और उस्मान के कश्मीर पहुंचते ही इंडियन फोर्सेस ने एक पैटर्न नोटिस किया था। जो ऑफिसर उस टाइम पे मोबाइल यूज कर रहे थे उन्हीं के ऊपर गोली चली। तो उस्मान के आने के 3 महीने बाद यानी कि 13 अप्रैल 2018 को उमर जो था इसको भी मसूद अजहर भेज देता है। उमर ये जो नाम है इसको आप याद रखिएगा, यही इस पूरे पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था। उस टाइम पे डार्क कलर पहन के ये लोग बॉर्डर क्रॉस करते थे। तो उमर क्या करता है, ग्रे केल्विन क्लाइन के टी-शर्ट पहन के पाकिस्तान सुकमल की तरफ से एक टनल का यूज करके कश्मीर पहुंच जाता है। देखिए आपका ये क्वेश्चन होगा कि ऐसे कैसे इतने आराम से ये लोग LOC क्रॉस करके कश्मीर पहुंच जा रहे हैं, कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है क्या? तो देखिए LOC का जो पूरा एरिया है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और जैश ई मोहम्मद ने इस पार से उस पार जाने के लिए LOC के नीचे ही ऊपर आप कितने भी बॉर्डर वगैरह बना लो, फेंसिंग वगैरह कर लो, लेकिन LOC के नीचे इन लोगों ने कई सारे 3 मीटर वाइड और 25 मीटर गहरे मल्टीपल टनल बना रखे थे और बीच बीच में हल्का सा सीमेंट का यूज करके ये लोग बनाते थे ताकि वो दबे ना। और एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे ये लोग पेड़ वगैरह लगा देते थे ताकि इन टनल्स को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। ये जो कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है इसके पूरे एरिया के अंदर जैश ई मोहम्मद ने बहुत ही ज्यादा टनल बना दिए थे, इसको रोकना भी बहुत मुश्किल था। और देखिए ये जो टनल थे जब भी पकड़े भी जाते थे तब इन टनल्स के अंदर पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स भी मिलते थे, जब भी आतंकी इनका यूज करते थे। एक बार पाकिस्तान के गुजरानवाला की फेंटा की बॉटल भी मिली थी। तो इन्हीं टनल्स का यूज करके उमर जो था कश्मीर के बैन मुल्ला पहुंच जाता और जैसे ही उमर वहाँ पहुंचता है वहाँ पे OGW था अशरफ अहमद नैनगुरु। ये पहले से एक ट्रक लेकर वहाँ पर इसका वेट कर रहा था। इस ट्रक के अंदर आटे की बोरियां थी और उसको लेकर वेट कर रहा था ताकि उन बोरियों के बीच में ये छुप जाए। महाजन फ्लोर मिलती है और वहीं से इतने सारे आटे की बोरियां भरवाई थी इन लोगों ने। तो इस तरीके से उमर और उस्मान जो थे ये दोनों कश्मीर पहुंच जाते हैं
इस टाइम पे कश्मीर के अंदर अब्बास रैदर नाम का एक OGW था, जिसका कश्मीर के अंदर आतंकियों के लिए सेफ हाउस अरेंज करने का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। और जैश ए मोहम्मद जब भी किसी POK से किसी आतंकवादी को कश्मीर भेजता था तो अब्बास ही था जो उनको रुकवाने का और टाइम टू टाइम उनके सेफ हाउस चेंज करने का जो भी अरेंजमेंट था सब अब्बास दिखता था। और उस्मान और उमर जो थे इनका भी जो अरेंजमेंट था वो इसी ने करवाया था। और उमर जो था वो 2-3 सेफ हाउस तो चेंज करता है कुछ दिनों के बाद, लेकिन उसके बाद शाकिर बसर नाम का एक कश्मीरी था, उसके घर को ये सेफ हाउस बना के रहने लगता है और यहीं पे काफी टाइम तक रुकता है। पूरी प्लानिंग यहीं पे होती है, बॉम्ब बनाने का सामान वगैरह जो था ये सब यहीं पे इकट्ठा होता है। अभी आएगा आगे वो। तो उमर जब सेफ हाउस चेंज कर रहा था तो एक बार ये पीर तारिक अहमद नाम का एक आदमी था, उसके घर को जब सेफ हाउस बना के रुका था तो रूल के हिसाब से ये है कि सेफ हाउस हर थोड़े टाइम के बाद चेंज करना होता है। लेकिन हुआ ये कि उमर को पीर तारिक की जो बेटी थी ईशा, उससे प्यार हो जाता है तो यहाँ पे ज्यादा रुकने लगता है। और उमर ने ईशा को Redmi Note 5 Pro का मोबाइल भी दिया था। और इस टाइम पे इन्होंने जितने भी फोन खरीदे थे सारे के सारे बिलाल बदगाम के गुलशन मोबाइल शॉप से खरीदे थे। और थोड़े टाइम बाद ईशा जो थी उसको भी अपने मिशन में शामिल कर लिया था इन लोगों ने। और देखिए उस टाइम की फोटो है इन दोनों की। अब दूसरी तरफ आदिल जो था उसने भी जैश ए मोहम्मद ज्वाइन कर लिया था। और एक बड़े हमले के लिए जैश ए मोहम्मद क्या करता है कि आदिल और उसके साथ 70 यंग कश्मीरी थे उनको POK ट्रेनिंग कराने के लिए बुला लेता है। और इन सबकी ट्रेनिंग बालाकोट और भावलपुर में रखी जाती है। जैसे ये चीज होती है इसके बाद 19 मार्च 2018 को आदिल और उसके स्कूल फ्रेंड जो थे ये सब के सब अपने घर से गायब हो जाते हैं। आदिल के घर वाले कई दिनों तक उसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब वो नहीं मिलता है तो उसके घर वाले पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के काकापुरा पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवा देते हैं। और करीब 10-15 दिन तक सारे लोग इसको ढूंढ रहे थे। और फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में सोशल मीडिया पे अचानक से आदिल की फोटो आती है जिसमें आदिल AK-47 लेके खड़ा है। और इसमें अब अनाउंस किया है कि अब उसने जैश ए मोहम्मद ज्वाइन कर लिया है और अपना कोड नेम भी बताता है वकास कमांडो ऑफ गुडीबाग। अब जब ये इमेज आई तो इंडियन फोर्सेस ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया और इसको आतंकियों की C कैटेगरी की लिस्ट में डाल दिया था। A कैटेगरी वाले ज्यादा डेंजरस होते हैं और C कैटेगरी वाले उससे कम डेंजरस होते हैं। लेकिन इस C कैटेगरी का जो आदिल था आगे चल के बहुत ही बड़ा धमाका करने वाला था। अब इसके बाद आदिल और उसके दोस्त जो थे वो POK में पहुंच जाते हैं। और POK में पहुंचने के बाद इनकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। और जब भी पूरी ट्रेनिंग हो रही थी तो उस टाइम पे इनका जो ट्रेनर था वो था अब्दुल राशिद गाजी। और जब भी ये ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी तो इनकी मर्जी होती थी कि आपको कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। और इसमें 2 कैटेगरी होती है, पहली इस्त्रा शादी और दूसरी होती है इंडिया मासी। इस्त्रा शादी में आत्मघाती बॉम्बर की ट्रेनिंग मिलती है और इंडिया मासी में आत्मघाती फाइटर वगैरह जो होते हैं वो सारा काम होता है। आदिल जो था इसने इस्त्रा शादी वाली कैटेगरी सिलेक्ट की थी। यहाँ पर इसको बॉम्ब बनाना वगैरह सिखाया गया और लोडेड IDX के साथ गाड़ी चलाना सिखाया गया। और पूरी ट्रेनिंग इसकी यहाँ पर कंप्लीट करी जाती है। और ये जब पूरी ट्रेनिंग चल रही थी तो अब्दुल राशिद गाजी जो इनका ट्रेनर था उसको सबसे ज्यादा आदिल पसंद आता है, क्योंकि एक तो इसके अंदर बाकी से ज्यादा नफरत थी इंडियन फोर्सेस के लिए और दूसरा ये अपनी जान देने तक को रेडी था। और इसी कारण वहाँ पे जैश ए मोहम्मद की लीडरशिप आदिल को दी जाती है। अब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आदिल भी जम्मू सांबा सेक्टर वाला जो बॉर्डर था उसको क्रॉस करके वापस कश्मीर के अंदर आ जाता है। अब यहाँ से उस्मान, उमर, आदिल सारे लोग कश्मीर पहुंच चुके थे और अब इसके बाद हमला होने वाला था। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, जितने भी लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे NIA ने अपनी चार्जशीट में ये भी मेंशन किया है कि ये लोग अपने साथ बैग के अंदर थोड़ा थोड़ा मिलिट्री ग्रेड का RDX जो ओपन मार्केट में नहीं मिलता है उसको लेके आए थे 20-25 किलो के करीब। जैसे उमर भी जब भी आया था तो अपने साथ 25 किलो RDX लेके आया था। और ये सारा RDX कश्मीर के अंदर अलग अलग लोकेशन पे जो OGW थे वो संभालते थे। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कुछ भी अपने मन से नहीं बता रहा हूँ मैं। देखिए अब इसके बाद एक डेट आती है 30 अक्टूबर 2018 और इस दिन उस्मान जो स्नाइपर था जो मोबाइल की लाइट देख के अटैक करता था इसको इंडियन फोर्सेस मार देती है। अब जब इसको इंडियन फोर्सेस ने मार दिया तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से पुलवामा अटैक की जो प्लानिंग थी वो और ट्रिगर होती है। मसूद अजहर के 2 सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर तल्हा और दूसरा उस्मान, ये दोनों मार दिए गए थे। और जैसे ही मसूद अजहर को ये चीज पता चलती है तो मसूद बहुत ही गुस्से में था। उस दिन वो 3 मिनट 49 सेकंड का रिकॉर्डेड मैसेज भी भेजता है उमर को। इस वॉइस नोट में वो बेसिकली यही कहता है कि अब और वेट नहीं करना है, बदला लेना ही होगा जल्द से जल्द। और वॉइस नोट पे इन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को एक नाम दिया था किसास ऑपरेशन, मतलब बदला लेने वाला ऑपरेशन। और फिर इसके बाद मसूद अजहर जो था वो उमर से बात करके अपने क्लोज ट्रस्टेड बॉडीगार्ड मोहम्मद इस्माइल जो लंबू भाई भी जिसको कहते हैं इसको भी कश्मीर भेज देता है। ये भी 11-12 किलो RDX लेता है अपनी पीठ पर और कश्मीर में पहुंच जाता है। और मसूद अजहर एक VBID व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बेस्ड विदाइन का अप्रूवल ले लेता है। देखिए कश्मीर में जितने भी मिलिटेंट्स वगैरह घुसते थे इनके हाथ में जैसे गोला फेंकना हो, इंडियन एजेंसी का कोई इन्फॉर्मर हो तो उसको मारना हो तो उसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं होती थी, ये खुद ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जब भी किसी बड़े कॉन्वॉय पे या बड़े मिलिट्री पे अटैक करना हो तो जैश ए मोहम्मद की जो लीडरशिप है और पाकिस्तान के ISI इससे भी अप्रूवल चाहिए होता है। तो फिर जैसे इस्तान का अप्रूवल मिलता है तो ये जितने भी लोग कश्मीर पहुंचे थे तो ये लोग VBID बेस्ड फिनाइल की प्लानिंग की तैयारी में लग जाते हैं। और फिर आदिल लार जो था इसी को सिलेक्ट किया जाता है इस पूरे हमले को एग्जीक्यूट करने के लिए। और इस पूरे हमले के लिए जो पैसे की जरूरत होती है वो मसूद अजहर 2 बैंक अकाउंट
एलिंट बैंक और मिजान बैंक से 10 लाख डिपॉजिट करता है, जो हवाला के दौरान तुरंत उमर तक पहुंच जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन और हुई थी। ये जो चेकबुक पकड़ी गई थी ये उसकी कॉपी है, और ये जो पैसे इन्होंने चैट के थ्रू इधर से उधर करे थे और घुमाए थे ये उस व्हाट्सएप चैट की ओरिजिनल कॉपी है। तो प्लान के हिसाब से ये था कि आदिल जो है ये कार का यूज करके आर्मी का जो कॉन्वॉय है वहां जाएगा और उसके ऊपर VBIED अटैक करेगा, और इस चीज के लिए ये लोग सारा सामान इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि बॉम्ब बनाया जा सके। हमला जो था वो बड़ा करना था, तो इतने दिनों से ये जो POK से थोड़ा थोड़ा करके RDX कश्मीर में अलग अलग जगह ला रहे थे, तो उमर जो था वो हैंडलर्स के थ्रू एक जगह इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, पुलवामा, कुन्मो, अवंतीपुरा, लेथपुरा, यहाँ पे सीमेंट माइंस थी जहाँ पे जेलिटन स्टिक्स यूज होती थी। यहाँ बेसिकली एक कॉमर्शियल एक्सप्लोजिव होते हैं। ये भी जब धमाका करना हो तो इसमें काफी कम आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, लोकल और इसके साथ साथ और भी चीजें इन्होंने इकट्ठी करी, जैसे 30 kg सिल्वर एल्यूमिनियम पाउडर, वेइंग मशीन, 80 kg एमोनियम नाइट्रेट, और काकड़ी पाकापुरा मार्केट से एक ब्लू कलर का प्लास्टिक ड्रम लेकर आए। अमेज़न के थ्रू इन्होंने अमोनिया मंगवाया, और जब ये सारी चीजें आ गई थी तो इन लोगों को डिसाइड करना था कि जो है वो असेंबल क्या करना है। तो उमर जो था वो मेली शाकिर के घर पर रहता था या फिर ईशा के घर पर जाता था। तो उमर ने शाकिर के घर पर बॉम्ब बनाने का डिसाइड किया, और उसके लिए जितना भी सामान लेके आए थे, इस शाकिर का जो घर था उसकी छत के ऊपर एक स्टोर था, वहीं पे इकट्ठा करवाना शुरू कर दिया। और उसके साथ शाकिर जो था जिसकी छत पे सारी चीजें इकट्ठा कर रहे थे, इसकी हाईवे के ऊपर एक फर्नीचर की दुकान भी थी। तो उमर ने शाकिर को फर्नीचर की शॉप पे बिठा दिया और उसको टास्क दिया गया कि हाईवे पे जितने भी आर्मी के कॉन्वॉय आएंगे उनकी मूवमेंट जितनी भी होगी सारा कुछ नोटबुक में डेली नोट करना है। शाकिर डेली यही करता है, हर एक चीज वो नोट करता था और बीच बीच में स्कूटर लेके आसपास के एरिया में जाता था, वहाँ पर वीडियो बनाता था। और बहुत ही कम टाइम के अंदर शाकिर जो था उसको सब कुछ याद हो गया था। उसको पता चल गया था कि ब्लू ट्रक जिस पर खाकी ट्रे पुलिस होती है उनमें लगेज होता है, ऑफिसर्स व्हाइट जिप्सी में होते हैं, ब्लू बसेस में सोल्जर्स ट्रैवल करते हैं, और इसके साथ साथ जब कॉन्वॉय आने वाला होता है तो आरोपी की टीम आती है। सब कुछ इसने नोट कर लिया था और ये सारी डिटेल ये उमर को भेजता था। तो ऐसे ही एक दिन 2 जनवरी 2019 को शाकिर एक NH-44 हाईवे की लोकेशन की वीडियो भेजता है उमर को, और उमर को ये लोकेशन बहुत पसंद आती है क्योंकि इसके आसपास खाली सर्विस लेन भी थी, बैरिकेडिंग कम थी, तो यहाँ पर किसी भी अननोन कार को हाईवे पर ले जाना बहुत आसान था। तो इस लोकेशन को ये लोग फिक्स कर देते हैं कि इस जगह पर जब कॉन्वॉय आएगा तो ये लोग हमला करेंगे। अच्छा, जब ये सारी चीजें जब इधर चल रही थी तो दूसरी तरफ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी उनके पास बैक टू बैक इंटेल्स आ रहे थे। सबसे पहला इनपुट 2 जनवरी 2019 को आया था कि जैश ए मोहम्मद कोई किसास मिशन पे काम करने वाला है साउथ कश्मीर के अंदर। ये सारा इंटेल्स सेम डे जम्मू और कश्मीर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास भेज दी गई थी, लेकिन उस दिन कुछ नहीं हुआ। इसके नेक्स्ट डे दोबारा से इंडियन एजेंसीज ने पूरी एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम था इम्पेंडिंग डेंजर। इसमें इन्होंने ये मेंशन किया था कि CRPF कैंप में कुछ बड़ा हमला हो सकता है। फिर 4 दिन बाद इनपुट आया कि लोकल यूथ कुछ IED का यूज करके हमला करने वाला है। ऐसे करके 18 जनवरी को इनपुट आया कि 20 आतंकी अवंतीपुरा पहुंच गए और हमला करने वाले हैं। ऐसे ही फिर 21 जनवरी और 24 जनवरी यहाँ तक कि जिस दिन हमला होने वाला था उसके एक दिन पहले भी इनपुट आया था। ऐसे करके टोटल 11 इंटेल रिपोर्ट्स आई थी कि कोई बड़ा हमला होने वाला है। ये आप स्क्रीन पे पॉज करके पढ़ सकते हैं कि एग्जैक्टली लिखा क्या था इंटेलिजेंस रिपोर्ट में, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हो पाता है। अब इसके बाद ये सारा मटेरियल तो इकट्ठा कर लिया था, लेकिन एक कार भी चाहिए थी हमले के लिए। तो जनवरी के लास्ट वीक में उमर जो था वो सज्जाद नाम का एक OUW था, उसको ये टास्क देता है कि एक ऐसी कार खरीद के लाओ जिसमें 2 बड़े कंटेनर फिट हो सके। सज्जाद क्या करता है, 1,85,000 में एक 2011 मॉडल की पर ब्लू इको कार जिसका नंबर था JK03C1886 इसको खरीद लेता है, और खरीदने के तुरंत बाद ये इस कार का जो चेसी नंबर होता है उसको मिटा देता है। शाकिर के घर जहाँ सारा असेंबल होना था वहाँ ले जाके इसको खड़ी कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है कि उमर को अपने एक सोर्स से पता चलता है कि 6 फरवरी 2029 को CRPF का एक बड़ा कॉन्वॉय आने वाला है। तो ये सारे लोग जो थे उसके पूरे प्रोसेस को बहुत तेज कर देते हैं। उमर जो था इस पूरे बम को बना रहा था क्योंकि उमर ने अफगानिस्तान के संगम में VBIED की ट्रेनिंग ली थी।